साथियों नमस्कार। साथियों, चाइना इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है कि उसे पता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अभी अच्छे नहीं चल रहे। अमेरिका ने भारत पर कई सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में चाइना ने भारत के साथ संबंध सुधारने का फैसला किया है और भारत और चाइना के संबंध बेहतर हो भी रहे हैं। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 31 अगस्त को चाइना जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, लेकिन उससे पहले 18 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आए थे और भारत में प्रधानमंत्री से मुलाकात करी, एस जयशंकर साहब से मुलाकात करी और कई सारे समझौतों पर फैसला हुआ, जिनमें से एक समझौता यह है कि भारत और चाइना अपने बॉर्डर का फैसला जल्द से जल्द करेंगे। एक डिलिमिटेशन ग्रुप बनाया गया है जो इस बात पर फैसला करेगा कि भारत और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनको लेकर के कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अक्साई चीन है वो चाइना के पास है, हमारे हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश का कोई ना कोई हिस्सा कभी ना कभी चर्चा में आता रहता है, क्योंकि चाइना के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट उसको लेकर के है। चाइना 100 साल पुराना मैप लेकर के बैठ जाता है, भारत 200 साल पुराना लेकर के बैठता है, भारत वर्तमान का मैप भी लेकर के बैठता है और भारत कहता है कि भाई इस हिसाब से ये फैसला होना चाहिए, चाइना कहता है कि नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर के लंबे समय से कोई सहमति बन नहीं पा रही है। चाइना और भारत ने 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म नाम का एक तंत्र तैयार किया था, जिसके तहत कभी भी भारत और चाइना आपस में बातचीत करना चाहें, कभी मिनिस्टर लेवल पर या किसी और बड़े स्तर पर, तो इस मैकेनिज्म के तहत हम आपसे मुद्दों को सुलझा सकते हैं और किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इसी मैकेनिज्म के तहत वांग यी भारत आए थे और इस डिलिमिटेशन के बारे में फैसला करके गए हैं। अब देखो, चाइना ने भारत के आगे एक दाना डाला है। चाइना को लगता है कि भारत को अभी जरूरत है, भारत फंस चुका है कि रशिया से तेल ले कि ना ले, अमेरिका के साथ कैसे डील करे, अमेरिका के टैरिफ पर टैरिफ लगते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को लालच पकड़ाते हैं। अब इसने जो ये डिलिमिटेशन की बात करी है कि हम पहले मैप पर अच्छे से तय कर लेंगे कि ये हिस्सा भारत का है, ये चाइना का है, ये तिब्बत है, वगैरह वगैरह, इसको डिलिमिटेशन कहा जाता है। तो इस बात का ग्रुप बनाएंगे ये लोग, चाइना और भारत मिलकर के, और इस पर फैसला होगा। चाइना जानता है कि इस ग्रुप का या जो भी एक समूह बनाया जाएगा, इसका फैसला कोई एक मीटिंग में तो आएगा नहीं, इसका फैसला न जाने कितनी मीटिंग्स में आएगा। इसमें हो सकता है 3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, तब तक ट्रंप रहेगा नहीं। तब तक भारत को इस लालच में उलझा के रखो कि हम अक्साई चीन पर बात करने को तैयार हैं, अरुणाचल पर बात करने को तैयार हैं, कौन सा कोई फैसला लेकर के आना है। तो चाइना ने एक पैंतरा तो ये खेला है। चाइना तो अपने फायदे में लगा हुआ है, लेकिन मैं भी आपको आपके फायदे की बात बता देता हूं। अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता, भगवान न करे कभी आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके परिवार को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलना पड़े, ऐसी स्थिति में टर्म इंश्योरेंस की एक सुविधा है जिसमें आपको महीने में 578 रुपये खर्च करने हैं और 1 करोड़ तक का कवर आपको मिलता है। जब भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाता है और इसमें 64 से ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है। और साथ ही अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अलग अलग सेक्शंस में इनकम टैक्स में लगभग 54 से 55 हज़ार तक की भी छूट मिल सकती है। तो जल्दी करिए, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से बचने के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, अपने परिवार को सिक्योर कीजिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर जाकर के टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें और एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए आवेदन करिए। दूसरा पैंतरा चाइना ने यह खेला है कि चाइना यह कहता है कि देखिए भाई, भारत, हमने कई सारी चीज़ों को लेकर के कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जैसे चाइना से भारत में जो फर्टिलाइज़र आते थे उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे कि ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं, इतना ही आ सकता है, इतना नहीं आ सकता। ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स आते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि भाई टोटल 17 होते हैं, 17 में से 7 पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ये भारत नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही भारत में आने वाली कुछ मशीन्स जो अंडरग्राउंड टनल बनाती हैं, या आपने देखा होगा कि सुरंग बन जाती है जिसके ज़रिए रेलगाड़ी पास हो सकती है, हाईवे बन सकता है, उसके लिए स्पेशल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मशीन्स चाइना के पास हैं, चाइना ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो वांग यी भारत आए, उन्होंने कहा कि हम इन सब प्रतिबंधों को हटाते हैं। अब भारत जितना चाहे फर्टिलाइजर ले ले, जितना चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स ले ले और जितनी चाहे ये मशीन्स ले ले, जिससे कि भारत अपने यहाँ सुरंग बना सके। भारत को इनकी ज़रूरत भी थी। भारत को ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि चाइना भी इस बात को जानता है कि भारत के पास, चलो तेल तो रशिया से आ जाएगा, भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चाइना से आ जाएंगे, लेकिन भारत को चाहिए टेक्नोलॉजी। भारत को ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे कि भारत अपने यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सके। भारत कल को अपने यहाँ स्पेस के कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहे, या भारत अपने यहाँ किसी प्रकार से एआई के मामले में आगे बढ़ना चाहे, या भारत रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहे,
मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ना चाहे, तो इन सब चीज़ों के यंत्र बनाने में, उपकरण बनाने में, ग्रीन एनर्जी में भी, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। विशेष प्रकार के खनिज होते हैं जो पाए तो बहुत जगह जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फैला हुआ मामला इनका होता है कि इनको निकालने में आपका इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतने में तो आप कहीं से खरीद सकते हो। तो हम ऐसे मिनरल्स को चाइना से खरीदना चाह रहे थे और खरीद भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं से खरीद रहे हैं, लेकिन कईयों पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जो चाइना ने अब खोल दिए, क्योंकि चाइना को लगता है कि अगर हम भारत को टेक्निकल चीज़ें भी देने लग जाएं, भारत को टेक्निकल एडवांसमेंट में मदद करने लग जाएं, तो भारत शायद यूएसए और यूरोप पर जिन चीज़ों के लिए आश्रित है वो कम हो जाए और भारत पूरी तरह से चाइना, रशिया और भारत के तीनों के समीकरण में ही उलझा रह जाए। ऐसा चाइना ने सोचा। तो चलो, चाइना ने हमको अनुमति दी कि हम ये सब चीज़ें तुमको भेजेंगे। साथ में चाइना ने यह भी कहा कि भारत अगर चाहे तो अपनी सारी चीज़ें चाइना में बेच सकता है। हम चाइना का मार्केट खुला छोड़ रहे हैं भारत के लिए, खूब अच्छे से बेचे। अब इसमें आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? अभी तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, हुआ क्या है कि अभी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता माल और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, तो चाइना का माल इंडिया में ज़्यादा आता है। भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है, जो 2024-25 का आंकड़ा है, वो लगभग 113.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है हम दोनों के बीच में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर के, जिसमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 99 बिलियन डॉलर का है। यानी कि भारत ट्रेड के डेफिसिट में है, घाटे में है। इसका मतलब ये होता है कि हम चाइना से मंगाते ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं। ठीक है, मंगाने और बेचने में जो अंतर है वो 99 बिलियन डॉलर का है। तो इस लेवल का मास प्रोडक्शन चाइना भी कर रहा है। लेकिन अभी होगा क्या, धीरे धीरे 2027 तक आप देखेंगे कि चाइना ने जो ये मास प्रोडक्शन करके जो रेट कम कर रखे थे वो वॉल स्ट्रीट के कहने पर कर रखे थे, जो अमेरिका का ही पूरा एक तंत्र है। और वॉल स्ट्रीट ने जानबूझ करके इतने डॉलर छापे थे कि दुनिया में आईटी सेक्टर्स में जॉब्स की जो पेमेंट है वो बढ़ जाए, चाइना के यहाँ से जो माल आ रहा है वो सस्ता हो जाए। ये पूरा एक आर्थिक तंत्र है। बस आप इतना समझिए कि ऐसा कुछ किया है अमेरिका ने चाइना के साथ मिलकर के कि चाइना का माल सस्ता कर दिया है। और दूसरी बात ये समझिए कि जितनी भी आईटी सेक्टर की जॉब्स हैं, आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग सुबह से शाम तक कंप्यूटर खोल करके वही अपना एक्सेल शीट प्रेजेंटेशन यही करते रहते हैं। 15-20 दिन में इतना रम जाते हैं कि फिर वही चीज़ उनकी चलती रहती है। इसमें उनको पैकेज मिलता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये महीने का। तो ऐसा लगता नहीं है कि जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से पैकेज मिलना चाहिए। ठीक है, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट सच्चाई यही है। अमेरिका ने अपने डॉलर को दुनिया में चलाने के लिए जानबूझ करके आईटी सेक्टर ऐसा तैयार किया जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती $10 की जगह $100 तनख्वाह देनी पड़ जाए तो दो। इससे क्या होगा, डॉलर चलन में आएगा। एक बार डॉलर चलन में आ जाएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, अपने आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली जाएगी। तो अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दुनिया में ज़बरदस्ती डॉलर चलवाया है, आईटी सेक्टर के जरिए, फार्मा सेक्टर के जरिए, इंश्योरेंस सेक्टर के जरिए, चाइना के माल को सस्ता करवा करके, अपनी कंपनी चाइना में खुलवा करके। तो ये जो पूरा तंत्र अमेरिका ने पिछले 50-60 साल में किया है, ये तंत्र 2027 तक ढीला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट का और चाइना का जो गठजोड़ है वो भी खत्म होने लगेगा। तब चाइना का जो माल आज 100 रुपये का आ रहा है वो अपने आप 180-190 का हो जाएगा। तब चाइना के माल को कोई उतना नहीं पूछेगा जितना भारत के को पूछेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट है कि हम कम पैसे में अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। हमने वैक्सीन बना के दिखाया, पीपीई किट बना के दिखाया, मंगलयान सबसे सस्ता भेज करके दिखाया, हमने चंद्रयान सबसे सस्ता भेज करके दिखाया। हमने ऐसे कई काम किए हैं जो दुनिया में सबसे सस्ते हैं और सबसे एफिशिएंट हैं। इसलिए चाइना भी जानता है कि 2027 तक भारत ही विकल्प बनेगा दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब का। ऐसा नहीं कि रातों रात बन जाएगा, मतलब वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो चाइना ये जानता है कि अगर अमेरिका और यूरोप की हेजेमनी से बचना है तो भारत, चाइना और रशिया तीनों को मिलकर के काम करना होगा। और जब जिसका कोई मामला ढीला पड़ जाए तब बाकी दो लोगों से संभाल लें, और फिर किसी एक का काम हो तो बाकी दो लोग संभाल लें। तो चाइना ये जानता है कि चाइना का मामला 2027 के आसपास ढीला पड़ेगा, तब वो चाहता है कि भारत की तरफ से मामला संभला रहे। इसलिए भारत को ये लालच दे रहा है कि तुमको जो माल हमारे यहाँ बेचना है बेच लो, हम अपना दरवाजा खुला रखते हैं और खूब बिक्री करते हैं आपस में। हमको मिलकर के अमेरिका की हेजेमनी को कमजोर करना है। और चाइना बार बार ये कहता है कि अमेरिका ने जो भारत के साथ किया है वो ठीक नहीं है। ऐसे कई सामने चीज़ें आ रही हैं जिसमें चाइना ने भारत के सामने बहुत लुभावने अवसर रखे हैं, बहुत लुभावने ऑफर रखे हैं, जिससे भारत चाइना के इस पक्ष में चला जाए। ठीक है साहब, भारत और चाइना कई ऐसे मामलों में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भी बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। रेयर अर्थ मिनरल हो गया है ना, भारत अपना बाजार खोल दे, हम अपना बाजार भारत के लिए खोल दें। अभी इसमें एक चीज़ और कर रहा है चाइना, बताऊंगा, आ रहा हूँ उस मुद्दे पे। ठीक है, इस बीच क्या होता है, आता हूँ उस मुद्दे पे, उसी पे आ रहा हूँ। इस बीच क्या होता है, खबरें आने लग जाती हैं कल परसों से कि भारत और रशिया बहुत नज़दीक हैं एफटीए के।
एफटीए क्या है साहब? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। मान लो भारत और रशिया इसको साइन कर लेते हैं, इसके बाद भारत रशिया में जो भी माल भेजेगा या रशिया भारत में जो भी माल भेजेगा उस पर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जिससे कि दोनों देशों का माल आपस में सस्ता हो जाए और एक दूसरे के देशों में अच्छा खासा बिके। ये एफटीए भारत कई देशों के साथ साइन कर चुका है और कई देशों के साथ साइन करने का इच्छुक भी है। जैसे भारत चाहता है यूरोपीय यूनियन के साथ हो जाए, भारत चाहता है कि यूएसए के साथ हो जाए, लेकिन यूएसए तो भैया इस समय किसी दूसरे राग में चल रहा है। तो यूरोप और यूएसए का जो इस समय हाल दिख रहा है वो ऐसा लग नहीं रहा कि एफटीए करने के बहुत ज़्यादा ये मूड में भी हैं, लेकिन भारत चाहता है कि इनके साथ भी हो जाए। अगर भारत का यूएसए के साथ एफटीए होता तो ये जो टैरिफबाजी ट्रंप कर रहा है भारत के विरुद्ध, ये कर ही नहीं पाता। एफटीए की शर्त ये होती है कि भारत के ये वाले माल यूएसए में बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के बिकेंगे, यूएसए के ये वाले माल भारत में बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। लेकिन यूएसए क्यों नहीं होने दे रहा है इसको? यूएसए ये चाहता है कि यूएसए के यहाँ जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो भारत में बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैरिफ के बिकने लग जाएं। हमको लेने में दिक्कत ये है कि यूएसए अपने यहाँ जो दूध उत्पादन करवाता है गाय का या भैंस का, तो उन गाय और भैंसों को वो चारा नहीं खिलाता, वो मांस खिलाता है उन्हें। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गाय को गाय का ही मांस खिलवाता है। तो मांस खाई हुई गाय का दूध निकलवा के हम उसे ग्रहण करें, ऐसे हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, तो हम उसको लेने के पक्ष में नहीं है। और दूसरा यह है कि यूएसए इस प्रकार से अपने दूध के प्रोडक्ट को इतना सस्ता करवा लेगा कि हमारे यहाँ अमूल तथा मदर डेयरी तथा अन्य जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं, इन सब का मामला ठप्प पड़ जाएगा। तो हम अपने डेयरी सेक्टर को क्यों बर्बाद करें? ऐसे ही अमेरिका चाहता है कि इनके यहाँ की जीएम क्रॉप्स हमारे यहाँ चले, जैसे कि हमारा किसान जो अपने बीजों को इस्तेमाल कर रहा है वो इस्तेमाल करना छोड़ दे, इनका लेना स्टार्ट कर दे, तो किसान को दिक्कत होगी। इसलिए भारत और अमेरिका में बन नहीं पा रही, जिसके गुस्से में आकर के या जो भी कहें एवज में आकर के यूएसए हम पर टैरिफ लगा रहा है और बहाना बना रहा है रशिया का। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है? अब मैं चाइना पे आता हूं। तो चाइना को यह लग गया कि भारत इस समय जिस स्थिति में फंसा है, भारत को बहुत जरूरत है एफटीए की, क्योंकि भारत का जो माल यूएसए में बिक नहीं पाएगा, टैरिफ लगने के कारण माल महंगा हो जाएगा, यूएसए में बिक नहीं पाएगा, तो वो माल भारत हमें बेचता रहेगा और एवज में हम भी भारत को कुछ माल बेचते रहेंगे। तो चाइना ने हमको लालच दिया है कि आइए हम मिलकर के एक एफटीए साइन करते हैं। और चाइना ये भी कह रहा है कि भारत को अब आरसीईपी में शामिल हो जाना चाहिए। अब यहां से ग्लिच है। चाइना कह रहा है कि भारत को आरसीईपी में शामिल हो जाना चाहिए। आप कहेंगे ये आरसीईपी क्या होता है? ये भी देख लेते हैं। आरसीईपी एक व्यवस्था है, ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बस नाम इसका आरसीईपी है, एफटीए के बजाय आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये है क्या? ये कुछ देशों का अपने आप में एक एफटीए है जो लंबे समय से चल रहा है। भारत भी इसमें शामिल था, लेकिन फिर भारत इसमें बाहर आ गया, भारत ने इसमें रहना मंजूर नहीं किया। 2019 में भारत आरसीईपी से बाहर आ चुका है। आप कहेंगे ये आरसीईपी कौन सा एफटीए है, किन देशों के बीच में है? तो आरसीईपी टोटल 15 देशों के बीच में है। इनमें से 15 देश कौन से हैं? 10 देश तो हैं आसियान कंट्रीज। अब आसियान कंट्रीज क्या होते हैं? आसियान कंट्रीज 10 वो हैं जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, फिलीपींस। ये 10 देश हैं जो आसियान कंट्रीज कहे जाते हैं। इसके अलावा 5 देश और हैं जिनमें चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। अगर भारत भी शामिल हो जाए तो 16 देश हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये 16 देश एक दूसरे को कोई भी माल बेचें, कोई भी माल खरीदें, उस पर कोई टैरिफ वगैरह, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। हम इससे बाहर क्यों आए? क्योंकि अगर इसमें हम शामिल हो जाते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया का गेहूं खरीदना पड़ता बिना ड्यूटी के और न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता बिना ड्यूटी के। मतलब वही दूध के उत्पाद जिनसे अभी हम अमेरिका से बचना चाह रहे हैं वो हमें न्यूजीलैंड से लेने पड़ते। तो उससे बचने के लिए 2019 में हम आरसीईपी से बाहर आए। ऑस्ट्रेलिया से हमें गेहूं खरीदने पड़ते, तो हमारे यहाँ के किसान का गेहूं कौन खरीदता? तो इसलिए हम आरसीईपी से बाहर आए। अब चाइना ये चाहता है कि तुम्हें अगर अपना माल, मतलब इंडिया को लालच दे रहा है कि यूएसए ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम अगर अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हो तो तुम आरसीईपी में आ जाओ और वापस से पूरा वो ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ बढ़िया बिजनेस करेंगे। भारत ने कहा कि लाला चाइना, पहली बात तो ये है कि हम इतने मूर्ख नहीं है कि जरा सी सिचुएशन बिगड़ी तो हम वापस वहीं आ जाएं जो चीज़ हम छोड़ के गए थे, पहला। दूसरा ये है कि रही बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो भारत ये कह रहा है कि हमारा आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अपनी शर्तों पर, वो जो 10 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी शर्तों पर, बाकी रही बात साउथ कोरिया के साथ अपना हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान के साथ हमारी अपनी डील्स हैं। रही बात चाइना की, तो चाइना ये सोचे कि हम चाइना के साथ एफटीए कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, तो चाइना हम तुम्हारे साथ कर तो लेंगे
लेकिन अभी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम तुमसे मंगा कम रहे हैं, सॉरी मंगा ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये वो वाली बात हो गई कि हम चाइना से मंगा, तो एक तरीके से मान लो 113 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, तो हम चाइना से जो मंगा रहे हैं माल लगभग वो 99 रुपये का मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं चाइना को 14 रुपये का। ये वो वाली बात हो गई, 99 का खरीद रहे हैं, 14 का बेच रहे हैं। तो बोले ये सब नहीं चलेगा जब तक ये बराबरी पर ना हो जाए कि 50 रुपये का बेच रहे हैं, 50 का मंगा रहे हैं, या थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तब तक हम FTA नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर चाइना हम तुमसे FTA साइन कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, तो कल को तो तुम अपने यहाँ का जो भी कबाड़ा है, जो बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, उसके दाम कम करके तुम अपना माल हमारे यहाँ बेचना स्टार्ट कर दोगे। हालांकि हम चाइना से स्टील का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का, बच्चों के खिलौने, इन सब चीज़ों का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इससे FTA साइन कर लेंगे ना, तो ये इनके दाम इतने कम हो जाएंगे कि फिर सब माल चाइना का ही बिकने लगेगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के लोगों का माल कोई नहीं खरीदेगा। आप देख लीजिए, दिवाली पर झालर बिकती हैं, चाइना की 25-25 रुपये की बिक जाती हैं, हमारे यहाँ की बहुत महंगी होती है, लोग खरीदते नहीं हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दो तो ये बिकेंगी 20 रुपये की, तो और ज़्यादा बिकेंगी। तो हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। तो हमने चाइना को सीधे सीधा बोल दिया मोदी जी ने कि भाई देखो ऐसा है, तुम ये मत समझना कि हमारा थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है तो तुम अपने तरीके से हमें कैसे भी सेट कर लोगे और हम हो जाएंगे। हम वो आदमी नहीं है। हम जब छोड़ना था RCEP छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के चक्कर में। हम जब अड़ने थे तो अमेरिका के सामने अड़ गए कि तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट और GM क्रॉप हम नहीं खरीदेंगे। हमको जब अड़ना है तो UK के साथ अड़े हुए थे, यूरोपीय यूनियन के साथ अड़े हुए हैं। तो तुम ये सोचो कि हमारा थोड़ा मामला गड़बड़ा गया तो तुम अपनी शर्तें ला करके और वो बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व कर देंगे, ऐसा ग्रुप बना करके तुम अपनी सारी शर्तें मना लोगे, तो ये नहीं होने वाला। तो चाइना भी जानता है कि यार ये मोदी है, आसानी से मानेगा नहीं, ये अपनी ही शर्तें लेकर के बैठा रहता है और अपने ही लोगों के हित में लगा रहता है। इसको मोदी को कैसे समझाएं, क्या करें? तो चाइना भी फंसा हुआ है। लेकिन चाइना अपना कड़वा घूंट पी करके कैसे भी भारत के साथ चल रहा है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि अगर इस समय भारत का सहयोग नहीं लिया तो अमेरिका बर्बाद कर देगा सबको। इसलिए चाइना ये जानता है कि भारत की ज़रूरत अभी है टेक्निकल एडवांसमेंट। तो भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देते रहो, भारत को टेक्निकल चीज़ें देते रहो, भारत के लिए अपना बाजार खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर भारत से भी पंगा इस समय हो गया तो अमेरिका से पंगा है, भारत से पंगा है, मामला बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब चाइना, तो खैर देखिए अपॉर्चुनिस्टिक है, ये अपना केवल संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन भारत के साथ जो अच्छे से पेश आया है इस वक्त, जो अपनी दोस्ती निभा रहा है, वो है रूस। रूस ने भारत से कहा कि देखो भाई, भारत ऐसा है कि इसने तुम्हारे माल पर टैरिफ लगा दिया है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए हैं, तो तुम्हारा कुछ माल USA में महंगा हो जाएगा, कुछ तो फिर भी बिकता रहेगा, कुछ हो सकता है ना बिक पाए, जो ना बिक पाए वो हमें भेज देना, हम खरीद लेंगे। पहला। दूसरा, रूस ने यह भी कहा है कि इंडिया, हम तुमको जो ऑयल दे रहे हैं उस पर 5% डिस्काउंट और दे देते हैं, हटाओ। अच्छा, ये जो 5% डिस्काउंट वाली बात है, ये रशिया ने अपनी तरफ से नहीं कही है। भारत ने रशिया से कहा कि देखो रशिया, हम पर दबाव बहुत ज़्यादा है USA का कि हम तुमसे तेल न खरीदें, और अगर हम ये फैसला ले लेंगे तुमसे तेल नहीं खरीदना तो हमको फ़ायदा है, हमारा मार्केट USA में ओपन रहेगा, हम तेल कहीं और से ले लेंगे, USA से ले लेंगे। लेकिन यार देखो, सब चीज़ों के खिलाफ जाकर के हम तुमसे तेल खरीद रहे हैं, तो हमें कुछ सस्ता और दो यार। रशिया ने कहा चलो ठीक है, 5% और सस्ता दिया। ये ऐसे सस्ता हुआ है। तो आप समझ रहे बात को। तो पूरा खेल ये है कि अभी रशिया भारत के साथ अच्छे से दोस्ती निभा रहा है, नो डाउट, और बहुत जल्द भारत रशिया के बीच में FTA भी हो जाएगा एक नई शर्तों के साथ। लेकिन भारत चाइना में FTA होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। भारत RCEP में वापस लौटेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। और भारत ये सोच रहा हो कि चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो वो भारत भी जानता है कि नहीं होना। हाँ, ये हो सकता है कि भारत चाइना के साथ ये बातचीत करे, या पर्दे के पीछे बातचीत चल रही हो कि कल को जब हम POK लेंगे तो तुम बीच में मत आना, क्योंकि भारत जानता है कि चाइना का CPEC पाकिस्तान में जा रहा है और वो POK से होकर के जा रहा है। और भारत ये भी जानता है कल को हम POK लेंगे तो चाइना इसमें आकर के कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो इस बात पर सेटलमेंट जरूर हो सकता है कि हम POK लेंगे तो तुम बीच में मत पड़ना, और हो सकता है चाइना इस बात पर मान भी गया हो। और शायद नॉट कन्फर्म, ये भी हो सकता है कि भारत चाइना के इस शर्त पर मान गया हो कि कल को तुम ताइवान लोगे तो हम बीच में नहीं आएंगे। भारत वैसे भी किसी के मामले में पड़ता नहीं है, भारत ने बोल दिया होगा। तभी एक अफवाह चाइना में उड़ रही है कि भारत ने कह दिया है कि वो चाइना और ताइवान को एक मानता है। ये अफवाह है, ये सच्ची खबर नहीं है, चाइना के मीडिया में उड़ाई जा रही है।
तो ये पूरा मामला चल रहा है साथियों। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली बात है जो मैं भी आपको बता रहा था। यूएसए के ट्रंप के एक्स एडवाइजर हैं, जो पहले पूर्व सलाहकार थे, उनका नाम है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने यह कहा है कि ट्रंप के पास कोई विजन नहीं है, कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है, जो मन में आ रहा है ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप के पास कोई क्लियर विजन नहीं है, क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है, ट्रंप बस किए जा रहे हैं। और ट्रंप जिस तरह से इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, इससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यूएस को ही नुकसान ज़्यादा होगा। और यूएस में कई सारे विशेषज्ञ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की इन हरकतों से जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं और नज़दीक आएंगी, और जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर के चलन को कम करने की प्रक्रिया, लोकल करेंसी को ज़्यादा यूज़ करने की प्रक्रिया, ये और तेज हो जाएगी सिर्फ ट्रंप की इन हरकतों की वजह से। तो सभी का मानना है कि ट्रंप इस समय सिरफिरे हो गए हैं और ट्रंप अपने आसपास ऐसे चमचों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ जू हुजूरी करना जानते हैं, जी सर, यस सर, ओके सर। इसलिए ट्रंप जो मन में आए वो कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली यूएसए को लेकर डूबेगा। इसी बात का फायदा उठा रहे हैं भारत, रशिया और चाइना। तो आप इस बात को लेकर के खुशनसीब समझिए अपने आप को कि हमारे देश का एक ऐसा नेता इस समय प्रधानमंत्री है जो देश का भला चाहता है। ट्रंप जैसा सिरफिरा नहीं है, जेलेंस्की जैसा पप्पू नहीं है, जस्टिन ट्रूडो जैसा पप्पू नहीं है, कीर स्टारमर जैसा पागल नहीं है। हमारे यहाँ एक ऐसा नेता है जो सबसे लड़ने को तैयार है, चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाली कंट्रीज़ हो, आपका यूरोप हो। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने देश का बिजनेस सेट करना है, अच्छे से चलाना है, उस पर फोकस कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, किसी के भी समर्थक हों, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आदमी इस समय देश हित में फैसले ले रहा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसकी दूरदृष्टि पर भी हमें उसका सहयोग करना चाहिए। तभी इस देश की अर्थव्यवस्था इन जैसे डकैतों से बच सकती है, वरना ये हमें नोच के खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।